हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र में। यह इस वीडियो में हम लोग 2009 में जो टीजीटी का परीक्षा हुआ था उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2002, 2003, 2004, 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देख लिए हैं, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। इसमें जो प्रश्न पहला पूछा गया था वह क्या था कि सही आरोही क्रम चुनना है। क्या ऑप्शन दिए हैं उसे देखिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यह जो है इसको सही आरोही क्रम में चुनना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यानी छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद नई कविता आई। तो छायावाद का जो समय था 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1953 और नई कविता 1953 या 54 से मानी जाती है। तो इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या पूछा गया था। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह कितने भागों में प्रकाशित हुई है। ऑप्शन दिए 1, 2, 3, 4। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। इन चारों के नाम क्या है उसे हम देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसका पहला जो भाग है वह क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। तो इसे याद रखिएगा, यह 4 भागों में प्रकाशित हुई है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक के किस कहानी से मानी जाती है। यानी जो सरस्वती पत्रिका में 1900 में प्रकाशित हुई थी पहली कहानी, उसे किसे मानी जाती है। तो यह इंदुमती था, किशोरी लाल गोस्वामी का, जिससे हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो इसे याद रखिएगा, यह सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है। पद्मराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और भाग्य। तो रेखा चित्र जो है पद्म सिंह शर्मा का, उसका नाम है पद्म पराग। यह हिंदी की पहली रेखा चित्र मानी जाती है। तो इसे याद रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाता है। तो वह अभिधा कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन में जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। सही युग्म को चिन्हित करना है। वैदर्भी का दिया हुआ है माधुर्य गुण, गौड़ी में दिया है माधुर्य गुण, पांचाली में ओज गुण और गौड़ी में प्रसाद गुण। तो देखिए यहाँ पे जो सही रूप है वह वैदर्भी में माधुर्य गुण होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं वह क्या पूछा गया था। यह टीजीटी 2009 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। इसमें जो 8वां प्रश्न पूछा गया था वह था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। यह सभी को पता होगा। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं। अनुभाव के 2 भेद कौन से होते हैं। ऑप्शन दिए कायिक वाचिक, सात्विक वाचिक, कायिक और सात्विक और मानसिक। तो अनुभाव के जो 2 भेद माने गए हैं वे हैं कायिक और सात्विक। तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। सही कथन का चुनाव करना है। इसमें सही कथन कौन सा है। ऑप्शन 1 दिया है, यह वरल ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं।
यह सही बात है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, यह गलत बात है। अवधेश का विग्रह होगा औधनधेश, यह भी गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है, यह भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वह पहला ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो यह जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि यह वैज्ञानिक लिपि है, साथ ही साथ इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? तो कर्म कारक के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह होता है वह होता है को। तो इसे याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को। तो ऑप्शन 4 यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी का रूप दिया हुआ है, तो याद रखिएगा, कर्ता में ने का प्रयोग होता है, और कर्म में को का, करण में से द्वारा, संप्रदान में के लिए, आपादान से जो अलगाव की स्थिति होती है, और संबंध का काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है, अनुष्टुप एक है। अनुष्टुप क्या है? तो अनुष्टुप एक छंद है और ये वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, यह पहला जो ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है मुरझाई हुआ फूल। तो मुरझाई हुआ फूल नहीं होता है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। तो यहाँ पे जो सही रूप है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, यह सही शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अन्यान्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्यान्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्य प्लस अन्य हो जाएगा, अकह सवर्णे से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह टीजीटी 2009 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें अगला जो प्रश्न पूछा गया था, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो शिशुपाल वध के जो रचनाकार हैं वे हैं माघ। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ जो भामह है उनका जो कृति है वह काव्यालंकार है, भारवी का किरातार्जुनियम है, और कुंतक का जो वक्रोक्ति जीवितम है, और माघ का शिशुपाल वधम। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? हित हरिवंश, नैषद काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। तो श्रीहर्ष द्वारा जो रचित है वह नैषधि चरितम या नैषद काव्य। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है, वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया था। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो उत धन चारण बराबर उच्चारण, यह देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, यह जो सूत्र होता है श्चु नाश्चु, उससे यह बनता है। त के बाद अगर च वर्ग या स आता है तो च का जो त वर्ग है वह च वर्ग में बदल जाता है। इस कारण से यहाँ श्चुनाश्चु से उच्चारण बन गया। रामश टिकते, यह भी व्यंजन संधि का है, यह बनता है जो श्टुनाष्टु जो सूत्र है उसके अनुसार। गंगाधन उदकम, यह देखिए गुड़ से बनता है। आदगुढ़ से अ के बाद उ आता है या आ के बाद उ आता है तो ओ में बदल जाता है। तो गंगाधन उदकम यह जो है स्वर संधि का उदाहरण है, उसमें भी गुड़ संधि का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और सतजन चित्त जो है वह भी बनेगा आपका चुनाश्चु सूत्र से। तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या पूछा गया था। स्वस्त्यस्तु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्त्यस्तु का जो सही संधि विच्छेद होगा वह स्वस्ति प्लस अस्तु, यह इको अड़ची से ई के स्थान पर यह आ जाता है। तो इस कारण से इको अड़ची सूत्र से यह बन जाएगा। तो सही रूप यह है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था।
अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, उसे बताना है। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो नीलोत्पल में कर्मधारय समास है, यह सही है। दशानन में बहुब्रीहि समास है, यह भी सही है। राम और लक्ष्मणों में अव्ययीभाव समास, यह गलत है। राम और लक्ष्मणों यानी राम और लक्ष्मण, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। और दिवारात्रि में भी द्वंद्व समास है। तो यहाँ जो गलत युग्म है वह ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या था। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के जो रचयिता हैं तो यह सभी को पता होगा, चंद्रवरदाई, यह आदिकाल के कवि हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, एक तथ्य और याद रखिएगा यहाँ पे कि जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो का, और प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है उसे देखते हैं। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तो विनय पत्रिका की जो रचनाकार हैं वे गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह इनकी ब्रज भाषा में रचित रचना है, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ इनकी जो 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती उसे याद कर लीजिए। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, बैराग संदीपनी, तो याद रखिएगा। और केशव की जो रचनाएं हैं वह हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावरी और जहांगीर जस चंद्रिका, तो इसे याद रखिएगा। कवि प्रिया और रसिक प्रिया एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है देव किस जिले के थे, यानी देव किस जिले के थे। तो देव जो रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं वे इटावा जिले के थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। इनकी जो रचनाएं हैं उसे भी आप यहाँ ध्यान दीजिए। इनकी जो रचनाएं हैं वह भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन, शब्द रसायन भी है, तो इन सभी को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है। तो अलौकिक का जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है अलौकिक, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नई कविता या आधुनिक विधा के जन्मदाता माने जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं। तो आपको पता होगा कि घनानंद जो हैं वह रीतिकाल के कवि हैं और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो जितने भी रीतिकाल के कवि हुए हैं उनकी अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसे भी आप यहाँ याद रखिएगा। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली और कृपा कांड, तो यह घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द है वह आगंतुक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है आजन्म शब्द में समास है। तो देखिए जिसमें पहला पद अव्यय रहता है या तो उपसर्ग लगे रहते हैं उन सभी में अव्ययी भाव समास होता है, तो इसमें आ उपसर्ग लगा है, इस कारण से यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होती है वह राष्ट्रीयता होती है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है। तो राम शब्द के षष्ठी एक वचन का जो रूप है वह है यहाँ पे षष्ठी एक वचन का रामस्य रामयो रामाणाम यह होता है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है पट धातु के वर्तमान काल के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है।
तो पठती पठत पठंती पठसी पठतः पठत, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप है वह पठसी हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर उठाना मतलब विद्रोह करना, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो आप जानते होंगे नीरू और नीमा कबीरदास की माता का नाम था, जो जुलाहे दंपत्ति थे जिन्होंने इनका लालन पालन किया था और इनका जन्म बनारस के लहतारा के समीप हुआ था, तालाब के पास। तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। वह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? ध्यान दीजिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वह पूर्वी हिंदी की अंतर्गत आती है, तो इस कारण से यहाँ पे वह सही उत्तर हो जाएगा। यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी जो ब्रज है, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली और हरियाणवी, यह 5 भाषाएं आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो उसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था। नहुस नाटक लिखा गया है। नहुस किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो भारतेंदु जी के पिता हैं गोपाल चंद गिरधर दास, उनके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो जिस शब्द समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है, इस कारण से यहाँ पे तिरंगा में द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस जो तुलसीदास की अवधी भाषा में रचित रचना है उसमें 7 कांड हैं, और उस कांड के नाम है अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। भागवंती उपन्यास के जो रचयिता है वह कौन है? ऑप्शन दिए सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष, बेनीपुरी, अज्ञे। तो यह सुदर्शन की उपन्यास है, तो याद रखिएगा भाग्यवंती जो उपन्यास है वह सुदर्शन का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया था अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। साथ ही साथ इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वह है पद्मावत, आखिरी कलाम। तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह दिया हुआ है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति का चयन करना है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो इसका जो सही रूप होगा ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। यह जो मुहावरा है, यह जो लोकोक्ति है वह सही रूप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो वे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है सुखसागर की रचना किसने की थी? सुखसागर की जो रचना किया गया था वह सदा सुखलाल के द्वारा, तो यह सुखसागर इनकी रचना है, तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला प्रश्न है कोणार्क का नाटक की रचना किसने की थी? तो कोणार्क जो नाटक है वह जगदीश चंद्र माथुर का एक प्रसिद्ध नाटक है, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ इनके जो अन्य नाटक है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इनके अन्य नाटक के बारे में बात करें तो कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। और मोहन राकेश के नाटक के बारे में बात करें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, तो इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो भुवनेश्वर है वह प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। इनका जो कारवां एकांकी है वह बहुत प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ इनके जो अन्य एकांकी हैं ताबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, कारवां
और स्ट्राइक, तो इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं उसे भी आपको याद रखना है। बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, दीपदान, कौमुदी महोत्सव और जूही के फूल, और सबसे जो महत्वपूर्ण है पृथ्वीराज की आंखें, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। बैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? बैराग संदीपनी, तो यह तुलसीदास की रचना है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सरस्वती पत्रिका जो 1900 में प्रकाशित हुई थी और इसके पहले संपादक थे श्याम सुंदर दास। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करें तो 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक उन्होंने इसका संपादन किया था, तो इसे याद रखिएगा। सरस्वती पत्रिका जो शुरुआत हुआ था वो 1900 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो और कवि जो है वह नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। शिवशंभु के चिट्ठे, यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और बार बार पूछा जाता है। शिवशंभु के चिट्ठे जो बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है, तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? याद रखना है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो इसे याद रखिएगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो यह अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो मालती माधव भवभूति का नाटक है जिसमें 7 अंक है। तो देखिए, संस्कृत साहित्य से जितने भी कवि आते हैं उनके महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाए हैं, वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमितोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वह रौद्र रस है, इसमें क्रोध का भाव दिखाया गया है, इस कारण से यहाँ पे रौद्र रस है, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला जो कहा जाएगा वर्डों के व्यवस्थित समूह को, याद रखिएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। साथ ही साथ वर्णमाला जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें 52 वर्ड आते हैं। अगर स्वर की बात करें, मूल स्वर जो स्वर है तो 11 और व्यंजन 33, उसके साथ ही साथ संयुक्त अक्षर और द्विगुण व्यंजन, यह सब मिला के 52 अक्षर आ जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है? तो कवित्री का जो शुद्ध रूप है ये ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसे ध्यान रखिएगा, यह बार बार पूछा जाता है। कवित्री का शुद्ध रूप ऑप्शन 4 को ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न जो है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इति धन आदि बराबर इत्यादि होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। यह इको अड़ची से बन जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा है कि निरख सखी वे खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। यह मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्ति है उसमें कौन सा गुण पूछा गया है? तो इसमें जो है वह माधुर्य गुण है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तेजोमय का संधि विच्छेद है।
तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? तो तेजः धनमय, यानी यह गुण संधि का उदाहरण है। तो आप यह विसर्ग संधि का उदाहरण है इस व्यंजन संधि का। तो यह तेज धनमय, इसे याद रखिएगा। यह ऑप्शन तीसरा जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम है? तो हरि प्लस चंद्र, यानी इसमें जो होता है वह स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से हो जाता है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। लंबोदर का उदाहरण है। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत दिया हुआ है? तो कमल का होता है जलज, पंकज, सरोज, यह सही है। पुष्प का होता है कुसुम, फूल, सुमन, यह भी सही है। सरस्वती का होता है गिरा, भारती, वाड़ी, यह भी सही है। सूर्य का दिवस, याम, वासर, तो दिवस दिन का होता है, तो यह यहाँ पे गलत है। सूर्य का होता है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, तो यह सब ऑप्शन नंबर ये जो 4 है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या था। अगला प्रश्न है अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला, और मित व्यय मतलब बहुत कम खर्च करने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? तो चैन की बंसी बजाना का अर्थ है मौज करना, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है रघुवंशम, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगर कालिदास के अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो रघुवंश, कुमार संभव, यह महाकाव्य है। मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्ष्यम, यह अभिज्ञान शाकुंतलम, यह नाटक है। मेघदूत, ऋतु संहार एक गीत काव्य है। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का जो रूप होगा वह क्या होगा? तो वह होगा रामासु, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो क्या है। अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप का क्या होगा? तो मयः, मम, आवायो, अस्माकम, यह जो चौथा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों में किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनितामित, तो यह केशवदास की पंक्ति है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। अभिज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा अनभिज्ञ, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। रीतिकाल का समय क्या है? तो रीतिकाल का जो समय सीमा माना गया है वह 1700 से 1900 बिक्री संवत तक, यह रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो इसे याद रखिएगा। अगर रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करें तो उन्होंने वीरगाथा काल यानी आदिकाल को जो माना है वह 1050 से 1375 बिक्री संवत, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और यहाँ पे आधुनिक काल होना चाहिए, आधुनिक काल 1900 से 1984। तो इस तथ्य को याद रखिएगा, यहाँ पे आधुनिक काल होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध यमक अलंकार का उदाहरण है, जिसे आप बचपन से कक्षा 6 से पढ़ते आते होंगे। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सखी नील नभसर से निकला यह हंस आहा तीरता तीरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो यह सांग रूपक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सही युग्म को चुनना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, यह सही बात है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है, यह गलत बात है। यह जयपुरी के अंतर आती है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली, यह भी गलत है। पहाड़ी हिंदी बघेली, यह भी गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर है पहला, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। इनमें से बिहारी हिंदी का
कौन सा रूप नहीं है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। अवधी नहीं आती है, अवधी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो उसे ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी की स ध्वनि है, तो स जो है वह तालव्य स, यह जो स है वह तालव्य स है। इसका जो सूत्र होता है इचु यसानम तालु, तो याद रखिएगा, तो यह तालव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सही युग्म का चयन करना है, सही युग्म का चयन करना है। भगवत शरण उपाध्याय विलायत की यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनी हिमालय की यात्रा और मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो यहाँ सही युग्म है भगवत शरण उपाध्याय का विलायत यात्रा, तो याद रखिएगा तूफानों के बीच यह जो है वह। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूरदास की जो रचना है वह सूरसागर, जगन्नाथ का है उद्धव शतक, कबीर का बीजक और सुमित्रानंदन पंत का लोकायतन। तो यह सही रूप है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल जो रचना है वह किस कवि की है, इसे याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो यह ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो यह खड़ी बोली का महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। और इसमें 15 सर्ग है, इसे भी याद रखिएगा, 15 सर्ग कामायनी में है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, समय के आरोही क्रम में कौन सा रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। तो देखिए अंधेर नगरी जो भारतेंदु की रचना है वह सबसे पहले आएगी, तो इसे याद रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह जो कथन है वह किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम क्या है? यह सही बताना है। सही रूप इसमें क्या है? तो यहाँ पे देखिए मिश्र बंधु विनोद में जो आते हैं मिश्र बंधु, वे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, यह बात सही है। कबीर संत कवि हैं, यह बात सही है। तुम चंदन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास की पंक्ति है, यह भी बात सही है। और आगे दिया है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो यह गलत बात है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? केशव का जो ग्रंथ है वह कौन सा नहीं है उसे बताना है। तो यहाँ पे जो केशव का ग्रंथ नहीं है वह है भाषा भूषण। यह भाषा भूषण जो है महाराजा जसवंत सिंह की रचना है, तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की जो काल अवधि है वह कब मानी थी? तो यह माना गया था 1925 से 1950 विक्रम संवत तक, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, वैदेही वनवास नामक काव्य किसका है? तो यह जो काव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोत का है, इसे याद रखिएगा। इनके जो अन्य काव्य हैं वह प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और रस कलश, वैदेही वनवास। तो इसे सभी को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका पूरा नाम है,
तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यह उर्दू में जकी नाम से लिखते थे, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो रंग में भंग प्रसिद्ध कृति है मैथिली शरण गुप्त की, तो ऑप्शन वह तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है? मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इसका सही रूप होगा मार्गम उभयः वृक्षः सन्ति, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है? यह टीजीटी हिंदी 2009 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, तो इसे ध्यान दीजिए। इसमें अगला जो प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है। तो वीरांगना नामक उपन्यास के जो रचयिता है वह रामनरेश त्रिपाठी हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? उत्साह शब्द का विशेषण होता है, उत्साह शब्द का विशेषण होता है उत्साहित, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यह भाव वाच्य का उदाहरण है, चला नहीं जाता है यानी इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पे कौन सा वाक्य है? आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो यह नहीं ली यानी निषेधवाचक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयगुणा, यानी उपमा है वे उपमा कालिदास, जो कालिदास है वह उपमा के लिए प्रसिद्ध है, तो उसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका का जो पर्यायवाची नहीं है वह है यहाँ पे जो दिया गया है वह प्रस्तर, तो इसे याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है? रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ है, रज्जू शब्द का जो हिंदी में अर्थ है वह है रस्सी, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो अधीर होता है उसमें धैर्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, आवरण शब्द का विलोम है, तो आवरण का अनावरण होता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हनुमान का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है राम भक्त, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती जो आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? कर्मधारय समास में देखिए विशेषण और विशेष्य एक साथ होते हैं, तो यहाँ पे जो नीलोत्पल है यानी नीला कमल, तो यहाँ विशेषण और विशेष एक साथ है, इस कारण से यहाँ पे कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गायों के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या था? संस्कृत वाक्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि है? तो पद लालित्य हमने बताया कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयगुणा, तो जो दंडी हैं वह पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा काव्य गुण कहलाता है? तो याद रखिएगा यह ओज गुण होता है, तेज और स्फूर्ति जिसमें लाता है, और ओज गुण में होते हैं वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है? तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहिनी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पे जो दोष है वह क्लिष्टत्व दोष है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है?
अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है तथा प्रत्येक चरण के 11वीं और 13वीं मात्रा पे यति होता है, यह कौन सा छंद है? तो यह रोला का लक्षण है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और 11 और 13 पे यति होता है, तो इसे याद रखिएगा, यह रोला का उदाहरण है, लक्षण है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे हैं बै। तो यह पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे देखिए जो दोहा है, रहीमदास दोहा लिखे हैं, तो रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर, तो यह दोहा का उदाहरण है, तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है? लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो वे मुंशी प्रेमचंद थे, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में जो विख्यात है वे हैं राम विलास शर्मा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। इसमें आपका बंटी उपन्यास में तलाकशुदा पति पत्नी के बीच जो बेटों की स्थिति होती है उसका चित्रण किया गया है, इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ इनके जो अन्य उपन्यास है वह है महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास द्वारा रचित, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वह जयशंकर प्रसाद का नाटक है, याद रखिएगा, और इसमें जो नारी समस्या है उसको दिखाया गया है, तो इसे याद रखिएगा। इनके नाटकों के बारे में बात करें तो विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंद गुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व एक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? यानी कि अप्रिय लगना, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ड होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो वह है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। गमन का विलोम क्या होगा? तो गमन का हो जाएगा आगमन, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने दिया है? तो वीरगाथा काल प्रसिद्ध जो आलोचक है रामचंद्र शुक्ल उसके द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत काल, तो मिश्र बंधु द्वारा आरंभिक काल, तो इसे याद रखिएगा। मिश्र बंधु का जो है वह है सिद्ध सामंत काल, राहुल सांस्कृत्यायन का सिद्ध सामंत काल है, आरंभिक काल मिश्र बंधु का, यह सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? तो बिसल देव रासो में श्रृंगार का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यह नरपति नाल की रचना है, तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जो शिष्य हैं वह विट्ठलनाथ के, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथ की रचना की है? याद रखिएगा, विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथ की रचना की है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो पूछा गया है, प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता कौन है? तो प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कल सुनना मुझे, इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या कितनी है? तो 719 और 713 कहीं कहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे जो 719 है वह सही हो जाएगा। यह टीजीटी 2009 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र था। इसके बाद वाला जो प्रश्न पत्र है वह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।